हेलो स्टूडेंट्स, मैं लूशी रानी मिश्रा, LBSM कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। आज मैं इस वीडियो में इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का चैप्टर 3 जनसंख्या संगठन के बारे में चर्चा करूंगी तथा इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स भी है जिसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जनसंख्या संगठन, देखिए किसी भी देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने आप में अलग है। तो लोगों को हम उनकी आयु, लिंग तथा उनके निवास स्थान के आधार पर हम उन्हें अलग कर सकते हैं तथा जनसंख्या संगठन से तात्पर्य जनसंख्या की उन विशेषताओं से है जो कि मापने योग्य है तथा जनसंख्या के एक वर्ग को दूसरे वर्ग से अलग करने में मदद करते हैं। इसके प्रमुख फैक्टर्स जो हैं, घटक, वे हैं जिससे कि हम इन्हें अलग करते हैं, जैसे आयु, लिंग तथा साक्षरता आदि। जनसंख्या संगठन, इसमें हम बेसिकली इन्हीं 4 फैक्टर्स के बारे में ही पढ़ते हैं, जैसे कि पहला है आयु संरचना, दूसरा साक्षरता, फिर है लिंग संगठन तथा व्यावसायिक संरचना। जनसंख्या संगठन की विशेषताएं। अब देखिए जनसंख्या संगठन की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि पहला है जनसंख्या संगठन जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जिसमें आयु व लिंग का विश्लेषण, मतलब कि वह जनसंख्या की किस आयु वर्ग में है या उसकी आयु कितनी है तथा वह स्त्री है या पुरुष, उनका निवास का स्थान, वह लोग गांव में रहते हैं या शहर में, वह जो जनजाति है मीन्स वो किस जाति के हैं, उनकी भाषा क्या है, वह किस धर्म के है, वे साक्षर है या नहीं, वह कौन सी व्यवसाय करते हैं, उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए दूसरा है जनसंख्या का ग्रामीण नगरीय संगठन, मतलब इसका मतलब है कि वो गांव में रहते हैं या शहर में, उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। तो तीसरा है किसी देश के विकास की योजनाओं को बनाने में जनसंख्या संगठन जो है वो बहुत ही हेल्प करता है, मदद करता है तथा महत्वपूर्ण योगदान देता है। आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर। आयु संरचना जो है वो अलग अलग आयु वर्गों के जो लोग हैं उनकी जो संख्या है उसको दिखाती है, जैसे छोटे बच्चों में कितने लोग हैं तथा कितने बड़े लोग हैं तथा जो बूढ़े हैं जिन्हें हम वृद्ध कहते हैं वो कितने हैं। तथा आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों के लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक भी है। अब देखिए आयु के आधार पर इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है 14 से कम आयु वर्ग। इसमें देखिए छोटे बच्चे आते हैं जो माँ बाप पर मतलब पूरी तरह से क्या है वो आश्रित होते हैं। फिर उसके बाद है 15 से 59 आयु वर्ग। इसमें वैसे लोग आते हैं जो कामकाज, व्यवसाय करते हैं, जिन्हें कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। ये दूसरों पर आश्रित नहीं होते बल्कि खुद व्यवसाय करके खुद कमा के खा सकते हैं। फिर तीसरा है 60 से अधिक आयु वर्ग। अब इसमें देखिए 60 के बाद जो है हमारे यहाँ तो रिटायरमेंट हो जाता है, उनमें उतनी शक्ति नहीं होती है कि वो खुद कमा के खा सके, उन्हें पहले की तरह वो काम नहीं कर पाते हैं तथा वो अपने परिवार पर आश्रित होने लगते हैं। आयु संरचना की विशेषताएं। अब हम ये जानेंगे कि आयु संरचना की क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे कि ये आयु संरचना से हम ये जान सकते हैं कि किस देश में कौन से आयु के लोग अधिक हैं। यदि किसी देश में 14 वर्ष से कम आयु वाले लोग की जो संख्या है वो अगर अधिक है तो वहाँ आश्रित जनसंख्या का अनुपात अधिक होगा, जिस कारण वहाँ आर्थिक विकास जो है वो बहुत धीमा होगा। अब देखिए यदि वहाँ पे 15 से 59 वर्ष की आयु वाले जो लोग हैं अगर वो अधिक है, जिसे हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं, तो वो वहाँ अधिक होंगे, जिससे उस देश की जो विकास गति है वो क्या होगी, तेज होगी। फिर देखिए 60 वर्ष की जो ऊपर की जो आयु वाले लोग हैं जिसे हम वृद्ध कहते हैं, अगर वो किसी देश में अधिक है तो उनके देखभाल में अधिक खर्च होगा, जिससे वहाँ का जो विकास है वो क्या होगा, धीमा होगा। तथा आयु संरचना से हम किसी भी देश में विकास होने की जो दर है उसे हम जान पाते हैं। अब देखिए आयु संरचना का महत्व। जब हम किसी देश की आयु संरचना को देखते हैं कि वहाँ की जो विभिन्न आयु वर्गों में कितनी जनसंख्या जो है कार्यशील है, जो व्यवसाय करते हैं, तथा कितनी जनसंख्या वैसे हैं जो आश्रित है, इससे क्या है उस देश के विकास को ये इंगित करता है। लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो। लिंग अनुपात से तात्पर्य किसी देश में पुरुषों और महिलाओं की संख्या से है, मतलब किसी देश में जो है कितने पुरुष है, कितनी महिलाएं हैं, तो उनका जो अनुपात है वो निकाला जाता है, जिसे लिंग अनुपात कहते हैं।
इसको जो है इसकी गणना इस सूत्र द्वारा की जाती है। ये जो फॉर्मूला दिया गया है, स्त्री जनसंख्या को हम पुरुष जनसंख्या से भाग देकर उसे 1000 से गुना कर देते हैं, जिससे कि हमें वहाँ का लिंग अनुपात ज्ञात हो जाता है। साक्षरता, लिटरेसी। साधारण शब्दों में साक्षरता का अर्थ है लिखने व पढ़ने की योग्यता। जो पढ़ लिख सकता हो उसे हम साक्षर कह सकते हैं। जैसे अलग अलग देशों में जो है साक्षरता का अलग अलग मानक होता है। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने और पढ़ने जानता है तो उसे साक्षर मान लिया जाता है। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। किसी देश का साक्षरता दर वहाँ के कुल लोगों की जनसंख्या व पढ़े लिखे लोगों के अनुपात को कहा जाता है। जो साक्षरता दर को हम प्रतिशत में ज्ञात करते हैं। साक्षरता दर किसी भी देश की जो जनसंख्या है उसका गुणात्मक पहलू है, और किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या का जो अनुपात है उससे हम वहाँ का जो सामाजिक व आर्थिक विकास है उसको हम जान पाते हैं। जिस देश में साक्षरता दर अधिक होगा उस देश में जो है वह देश अधिक विकास करेगा। अब देखिए साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ कारक भी है जो साक्षरता दर को प्रभावित करते हैं। पहला है आर्थिक विकास का स्तर। जो वैसे देश जो पूरी तरह से विकसित नहीं है, जिसे हम अल्प विकसित कहते हैं, उन देशों में देखिए साक्षरता दर जो है वो निम्न होता है, तथा वही दूसरी ओर विकसित नगरीय अर्थव्यवस्था वाले जो देश होते हैं उनमें देखिए साक्षरता दर जो है वो ऊंची होती है। अब दूसरा है नगरीकरण। नगरों में साक्षरता दर अधिक पाई जाती है क्योंकि नगरों में जो रहने वाले जो लोग हैं वो अधिक पढ़े लिखे भी होते हैं और वहाँ पे पढ़ने की सुविधा भी आसानी से प्राप्त हो जाती है। वही दूसरी ओर गांव में जो है वो सुविधा नहीं होती, जिस कारण वहाँ की जो साक्षरता दर होती है वो निम्न पाई जाती है। ये सब एग्जाम्पल में ले लीजिए यूरोप। यूरोप में देखिए वहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है वो नगरों पर निवास करती है तथा वहाँ का जो साक्षरता दर है वो अधिक है। तीसरा है महिलाओं की सामाजिक स्थिति। इसमें देखिए जो महिलाएं जो है कृषि कार्य में लगी होती हैं, ज़्यादातर वो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, जिस कारण वैसे अर्थव्यवस्था वाले देशों में जो है साक्षरता दर कम देखने को मिलता है। वही औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देशों में जो महिलाएं हैं जो वहाँ काम करती हैं उनमें जो साक्षरता दर जो है ऊंचा पाया जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति है वो भी साक्षरता दर को प्रभावित करती है। आयु लिंग संरचना, एज सेक्स स्ट्रक्चर। इसमें देखिए अलग अलग आयु वर्गों में महिलाओं और पुरुषों की जो संख्या से है, इसमें आयु लिंग संरचना को दिखाने के लिए हम पिरामिड का प्रयोग करते हैं। इस फिगर में देखिए इसे आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। इसमें नीचे देखिए जहाँ कुल जनसंख्या को दर्शाया गया है जो कि प्रतिशत में है, और इसके बाएं साइड देखिए इसमें आयु वर्ग को दिखाया गया है। इस फिगर के बीच में एक लाइन है जिसके कि देखिए बाएं साइड पुरुषों को दिखाया गया है और जो दाहिने साइड है उसमें देखिए महिलाओं का जो कितने संख्या में है, वो किस आयु वर्ग के जो है कितने पुरुष है कितने महिलाएं हैं, इसमें ये प्रदर्शित किया जाता है पिरामिड के द्वारा। तथा इस पिरामिड को देखने से ही पता लग रहा है कि किस आयु के लोग अधिक हैं और किस आयु में पुरुष और महिला जो है वो अधिक है। व्यावसायिक संरचना। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत सक्रिय जनसंख्या के अनुपात का वितरण व्यावसायिक संरचना कहलाता है तथा किन किन आर्थिक क्रियाओं में कितने लोग लगे हुए हैं उसी के अनुपात को व्यावसायिक संरचना कहते हैं। व्यवसाय जो है वो प्रमुख उसका जो वर्ग है वो 4 प्रकार का है। पहला है प्राथमिक व्यवसाय। इसमें देखिए प्राथमिक व्यवसाय जो है जिनके द्वारा मानव जो है प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करता है, जैसे कृषि, खनन, मत्स्य पालन आदि। और दूसरा है द्वितीयक व्यवसाय। इसमें प्राकृतिक पदार्थ संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग नहीं किया जाता, वरन उन्हें साफ परिष्कृत करके अथवा उनका जो रूप है उसको परिवर्तित करके उपयोग में लाया जाता है, जैसे विनिर्माण उद्योग, शक्ति उत्पादन आदि। तीसरा है तृतीयक व्यवसाय। वे ऐसे क्रियाएं हैं शामिल है इसमें जिसमें जो प्राथमिक या जो द्वितीयक व्यवसाय है उनमें जो वस्तुओं को जो उपभोक्ता या उद्योगपति तक पहुंचाने से संबंधित होती है। इसमें व्यापार, परिवहन तथा संचार जो है आदि प्रमुख है। फिर देखिए चतुर्थक व्यवसाय।
इसमें अन्य बौद्धिक ज्ञान संबंधी कार्य जैसे कि अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी, चिंतन, शोध तथा नेतागिरी आदि इस तरह के जो कार्य होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन, इसमें हम नगरीय तथा ग्रामीण जनसंख्या जो है वो दोनों की विशेषताओं का एक साथ अध्ययन करते हैं। निवास या आवास के आधार पर हम जनसंख्या को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है ग्रामीण जनसंख्या, जो कि गांव में रहते हैं वैसा जनसंख्या, और एक दूसरा है नगरीय जनसंख्या, जो नगरों में रहते हैं। अब देखिए, गांव में जो रहने वाले लोग हैं वो नगर के जो रहने वाले लोग उनसे क्या है बहुत ही अलग होते हैं। उनका व्यवसाय, संरचना, उनके जीवन जीने का जो ढंग है सब अलग अलग होते हैं तथा उनकी एक अलग ही विशेषताएं होती है। तो देखिए, गांव के जो लोग हैं अधिकतर कृषि कार्य में लगे हुए हैं, और इसके जो विपरीत नगरीय लोग हैं जो नगरों में रहते हैं वो उद्योग तथा व्यापार में लगे होते हैं। इनमें क्या है, दोनों में ही अलग अलग विशेषताएं पाई जाती है। अब देखिए, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में अगर हम देखें तो ग्रामीण जनसंख्या जो है सबसे अधिक एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में पाई जाती है, जबकि यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो है नगरीय जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और जो राष्ट्र विकसित है वहाँ देखिए नगरीय जनसंख्या जो है वो अधिक पाई जाती है, और विकासशील देश उसमें देखिए ग्रामीण जनसंख्या का जो अनुपात होता है वो अधिक पाया जाता है। पाठ 1 नज़र में, इस चैप्टर में अभी हमने जो भी पढ़ा उसके कुछ मेन पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नोट्स भी हैं जिससे आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।